कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ। इकोनॉमिक्स की पाठ्य पुस्तक है ये। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। एक महत्वपूर्ण अध्याय है। परीक्षा में इस अध्याय में से कई प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी अध्याय 4 के पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है, तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है। छोटा सा अगर आपने लिखना है तो कि जब दुनिया को एक करना है। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। या और अगर अन्य शब्दों में अगर आप स्पष्ट करना चाहें तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक संपदाओं का बिना किसी बाधा के आदान प्रदान करता है। तो कई अर्थ हम बता सकते हैं, इसमें से जो भी जिस बच्चे को अच्छा लगे वो उसको याद कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति बताई गई है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1950 और 1960 के दशक में देश में नए नए उद्योग लग रहे थे। इस अवस्था में यदि विदेशों से आयात की अनुमति दी जाती, यानी कि आयात का मतलब है कि विदेशों से चीजें मंगवाई जाती, यदि विदेशों से आयात की अनुमति दी जाती या विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती या विदेशों की कंपनियों को भारत में पैसा लगाने के लिए कहा जाता, तो प्रतिस्पर्धा का मतलब है प्रतियोगिता, तो प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत सरकार ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी उस समय। लेकिन 1991 के प्रारंभ से भारत सरकार द्वारा नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं, बड़े भारी परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए अब विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए अब विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता कंपटीशन करने का समय आ गया है। सरकार को लगा कि यदि भारतीय उत्पादक अपने उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार लाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार इन अवरोधकों को अब हटाना चाहती है भारत के जो उत्पादक हैं, ताकि वो भी प्रतियोगिता कर सके, अपने माल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको बढ़ा सके। इसलिए जो पहले प्रतिबंध लगाए गए थे, जो पहले अवरोधक लगाए गए थे, अब उन अवरोधकों को हटाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलेपन का अर्थ श्रमिकों के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन न करना है। श्रम कानूनों में लचीलेपन कंपनियों की कई तरह से मदद करता है
कि जब उनको ढील दी जाती है श्रम कानूनों में कि अपनी मर्जी से वो श्रम कानूनों को बदल सकते हैं, तो इससे उनको कई प्रकार से फायदा हो सकती है। जैसे पहला उसमें है कि कंपनियां श्रमिकों को अपनी इच्छा अनुसार कभी भी नियुक्त कर सकती हैं तथा कभी भी निकाल सकती हैं। इसका फायदा यह होता है कि कंपनियों को श्रमिकों को स्थायी रोजगार नहीं देना पड़ता और न ही वर्ष भर वेतन देना पड़ता है। एक फायदा तो यह है कि लचीलापन उनमें लाया जाए अगर। दूसरा है कि श्रमिकों से निर्धारित काम के घंटों से ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है, लेकिन ज्यादा घंटों के लिए कोई भुगतान भी नहीं किया जाता है। इससे कंपनियों द्वारा कम मजदूरी पर ज्यादा उत्पादन करवाया जाता है, इससे भी कंपनी को लाभ होता है। और तीसरा फायदा यह है कि कंपनियां श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा वेतन भी नहीं देती है, इससे भी कंपनियों को लाभ होता है। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें पूछा गया है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। जो दूसरे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर कई प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती हैं। जैसे उसमें पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों को खरीदकर अपने उत्पादन का प्रसार करती हैं। जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको खरीद लेती हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन तैयार करने लग जाती हैं। दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों के छोटे उत्पादकों से आदेश पर उत्पादन तैयार करवाती हैं, ऑर्डर देकर तैयार करवाती हैं। इसके बाद इन तैयार उत्पादों को अपने ब्रांड का नाम देकर ग्राहकों को बेच देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल का सामान आदि कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो दुनिया भर में छोटे उद्योगों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन उत्पादों की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर दी जाती है, जो आगे अपने ब्रांड का नाम देकर ग्राहकों को बेच देती हैं। तो इस प्रकार वो काम करती हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। तो विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे इन देशों के व्यापार अवरोधों को अपने लिए हानिकारक मानते हैं। व्यापार अवरोध का अर्थ व्यापार पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसको कहते हैं, और व्यापार का कोटा तय करने से है। इसके अलावा विकसित देश विकासशील देशों में सस्ते श्रम और सस्ते उत्पादों का लाभ उठाने की भी मांग करते हैं। तो विकासशील देशों को भी विकसित देशों से ऐसी ही मांग करनी चाहिए। विकसित देशों को भी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियों को उदार बनाएं, किसानों को आर्थिक सहायता देना बंद करें और व्यापार अवरोधों को समाप्त करें। प्रश्न नंबर 6 है पाठ्य पुस्तक का, उसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा समझा जा सकता है। उसमें पहला है कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है। अतः वैश्वीकरण के कारण विश्व के देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है, जिससे विश्व के देशों के बीच आपस में निर्भरता काफी बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण प्रतियोगिता बढ़ी है और इस प्रतियोगिता के कारण छोटे उत्पादकों को हानि उठानी पड़ी है। तीसरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण जो नए अवसर पैदा हुए हैं, वैश्वीकरण के कारण जो नए अवसर पैदा हुए हैं उनका लाभ केवल शिक्षित, कुशल और अमीर लोगों ने ही उठाया है। अनपढ़ और गरीब लोगों पर इसका प्रतिकूल बुरा प्रभाव पड़ा है। चौथा है
कि वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में लचीलापन लाया गया है, जिसके कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। और पांचवा पॉइंट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं, लेकिन ये कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं में ही निवेश करती हैं, जिसके कारण खरीदार केवल अमीर लोग ही होते हैं। तो ये सारे प्रभाव पड़े हैं, बुरे भी और अच्छे भी। प्रश्न नंबर 7 है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को हटाना है। ध्यान से आप इसको याद रखना है कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को हटाना है। जब व्यापार और निवेश पर से प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है तो इससे विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी निवेश तथा तकनीक का आसानी से आदान प्रदान होने लगता है। इससे देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने से विश्व एक ग्लोबल गांव में बदलने लगता है, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर होता है। विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण है। तो व्यापार और निवेश नीतियों का जो उदारीकरण हुआ है उससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। प्रश्न नंबर 8 है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहां दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है कि आज भारत के लोग दूसरे देशों में बनी कारें चलाते हैं, दूसरे देशों में बने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, दूसरे देशों से आए मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं और दूसरे देशों में बने इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलते हैं। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि विदेशी व्यापार ने विश्व के बाजारों को जोड़ने या एक करने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 9 है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो वैश्वीकरण भविष्य में भी जारी रहेगा। ये वर्तमान की घटना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भी वैश्वीकरण जारी रहेगा। भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक का और ज्यादा आदान प्रदान बढ़ेगा। आज से 20 साल के बाद पूरा विश्व एक ही बाजार बन जाएगा, जिसमें कोई भी देश विश्व के किसी भी देश से वस्तुएं खरीद सकेगा तथा विश्व के किसी भी देश को अपनी वस्तुएं बेच सकेगा। इसके अलावा व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध भी लगभग समाप्त हो जाएंगे। भविष्य में भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसके कारण भारत की विकास दर बढ़ेगी तथा लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। प्रश्न नंबर 10 है, मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? दो अलग अलग लोग हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो दोनों को आप कैसा जवाब दोगे? वास्तव में दोनों व्यक्ति अपनी जगह सही हैं। वैश्वीकरण ने देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। देखने में आया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के श्रमिकों का शोषण कर रही हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने देश के विकास में सहायता भी की है। वैश्वीकरण के कारण भारत में अनेक उद्योग लगे हैं, जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिला है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के युग में वैश्वीकरण बहुत जरूरी है। वैश्वीकरण के बिना
कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि खाली स्थान दिए गए, एक पैरा है कि उसमें आपने खाली स्थान भरने हैं। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प थे। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह फिर खालिस्तान है कि प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। तो पहले में आएगा यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अगर आगे पढ़ते हैं, अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ, फिर खालिस्तान है 2 नंबर है, बढ़ रहा है। तो अन्य देशों के साथ तो दूसरे में आएगा व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि, फिर खालिस्तान है तीसरे नंबर पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि भारत में सस्ते श्रमिक व अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। ये 2 बातें हैं, इसलिए वो भारत में निवेश कर रही हैं। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़े हैं। इसके बाद खालिस्तान है 4, तो बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि विदेशी व्यापार, और 5वें नंबर पर आएगा विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम, और यहां पर आएगा प्रतियोगिता, अधिकतम प्रतियोगिता है इसलिए उनको अधिक विकल्प मिले। प्रश्न नंबर 12 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपस में मिलाना है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें पहला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। नीचे ये अलग से 4-5 दे रखे हैं, मोटर गाड़ियां, कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल का सामान। तो पहले वाला जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं, तो पहले का ब आएगा जो है कि कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान, क्योंकि ये सब चीजें वो अपने आप नहीं बनाती, अपना ब्रांड का नाम लगकर बेचती हैं। आगे है ख है, आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। तो ख की अगर हम बात करें तो ख में यह आएगा व्यापार अवरोधक, इसका है कि इसलिए उनको व्यापार अवरोध लगाने पड़ते हैं ताकि कम से कम हो सके। ग जो है कि विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, तो विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों, ग की अगर हम बात करें तो द आएगा, टाटा मोटर्स है और इन्फोसिस रैनबैक्सी है। इन्फोसिस रैनबैक्सी, ये 2 कंपनियां हैं जो भारत की हैं और बाहर निवेश कर रही हैं। उसके बाद है घ है कि आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। तो घ की अगर हम बात करें तो घ का स आएगा, और स है कॉल सेंटर, जो है कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। च है कि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, तो इसका आएगा वो है मोटर गाड़ियों वाला, इसमें आएगा, सही है। प्रश्न नंबर 13 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें अ है कि वैश्वीकरण, पहला जो है, पहला प्रश्न अगर पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा है। वैश्वीकरण के विगत 2 वर्षों में द्रुत आवागमन देखा गया है। किसमें? क है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। ख है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। और ग है देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। तो इसका सही जवाब है ख, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। लोगों का कम ही अभी आवागमन है। आ है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है।
क है उसमें नए कारखानों की स्थापना, ख है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और ग है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो इसका सही जवाब आएगा ग, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ई है इसमें, अगर हम ई की बात करें कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। क है उसमें सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, और घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवन स्तर के सुधार में जो सहायता पहुंचाई है वो ख है, विकसित देशों के लोगों की। प्रश्न नंबर अगला है कि विश्व व्यापार संगठन के, ये अन्य प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों का वर्णन करो। तो विश्व व्यापार संगठन में उसमें पहला है उसके उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा है सभी देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना, और चौथा है सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का पालन करवाना। तो ये चार उद्देश्य हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, अगला प्रश्न है। तो ये भी याद रखना है, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई, अगला प्रश्न है। तो वैश्वीकरण की जो नीति है वो 1991 में अपनाई गई। वैश्वीकरण के कारण भारत में किस क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में वैश्वीकरण के कारण तृतीय क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होती है जो 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन करती है। विदेशी निवेश किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना है, अर्थात सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना है। एक और प्रश्न है कि वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छे और बुरे प्रभावों का वर्णन करो। क्या अच्छे प्रभाव पड़े हैं और क्या बुरे प्रभाव पड़े हैं। तो अच्छे प्रभाव में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। दूसरा है कि वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है और जिससे भारत के लोगों को भी अच्छी वस्तुएं मिलने लगी हैं। तीसरा है कि वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं। चौथा है कि वैश्वीकरण के कारण घाटे में चल रहे बहुत सारे सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया है जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ी है। नकारात्मक प्रभावों की अगर हम बात करें, बुरे प्रभाव जो कह सकते हैं, तो उसमें पहला है कि वैश्वीकरण के बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में उच्च स्तर की तकनीक आई है। इस तकनीक को अपनाने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं क्योंकि इस तकनीक में ज्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जाता है जिसके कारण जो है लोग बेकार होते जा रहे हैं। दूसरा है कि भारतीय सामान की मांग में कमी। वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से भर गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में बनने वाले सामान की मांग कम हो गई है जिससे भारत के उद्योग धंधे चौपट होने लगे हैं, बंद होने लगे हैं। तीसरा जो वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है वो है आर्थिक असमानता में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी है, अमीर गरीब का अंतर बढ़ा है। और चौथा बुरा प्रभाव है कि भारतीय पूंजी का विदेशों में प्रवाह। वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुएं आई हैं और भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का आकर्षण होने के कारण वे इन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जिससे भारत के करोड़ों अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं।
अतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय पूंजी का प्रवाह विदेशों की ओर हुआ है। और एक पांचवा पॉइंट है जो बुरा प्रभाव दिखाता है, वो है असमान प्रतियोगिता। वैश्वीकरण ने असमान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमजोर भारतीय कंपनियों के बीच है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियां पूंजी और तकनीक के मामले में काफी छोटी हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को निगलना शुरू कर दिया है या भारतीय कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। तो ये वैश्वीकरण के जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़े हैं वो कुछ उनके पॉइंट्स थे। धन्यवाद, नमस्कार।